माता भुवनेश्वरी और शुभ फलों के दाता, विघ्न विनाशक, इस प्रकार से चंडी और विनायक दोनों को नमस्कार करके मैं सबके लाभार्थ एक वृतांत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पता है आपको कि मैं भूमिका नहीं बांधता हूँ कि अब ये बताऊँगा तो अब वो बताऊँगा तो अब इसके लिए ये होगा तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता है आपको मैं ये सब नहीं कहता हूँ। एक बात अवश्य देखने को मिली है यूट्यूब में कि बार बार उसी तरह से ऑफर आते हैं यूट्यूब से कि प्रीमियम ले लीजिए तो इतना पैसा जमा कीजिए तो ये हो जाएगा। मैं वो करता नहीं, इसलिए मेरे वीडियो लोगों तक पहुँचते नहीं हैं। अब यह जो भी दर्शक देखते हैं अगर वो शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं तो उस तरह से अगर कोई वीडियो देखता है, वरना यूट्यूब नहीं देखने देगा, क्योंकि मेरे से उससे कोई लाभ नहीं है। यूट्यूब को मैं वो प्रीमियम का और वो ऐसा पैसा नहीं देता, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। अस्तु खैर, वीडियो में ये सब कहने की बात नहीं है। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसमें अंत तक, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो क्रम से कहनी पड़ती हैं, तो कुछ मुख्य बातें अंत तक चली जाती हैं। बीच में अगर आप देखेंगे तो कोई बात नहीं है, किंतु अगर कुछ विशेषता या कुछ आपके लाभ की चीज़ें जो अंत में आएंगी वो आप नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। आपको पता होगा कि मैं कोई व्यावसायिक पंडित नहीं हूँ और न मैं किसी पूर्व तैयारी करके खूब बढ़िया से ताकि आऊँ तो उसको एक सुसज्जित तरीके से मैं प्रस्तुत करूँ, तो ये सब मुझे नहीं आता है। मैं जो सीधा सीधा आता है वो मैं आपको कह देता हूँ। तो इसलिए मेरी कोई देखते आप वेशभूषा भी देखते हैं कि मैं जैसी वेशभूषा में होता हूँ वैसे मैं कहता चला जाता हूँ। यह अवश्य है कि अपने कुल वंश, परिवार या पैतृक परंपरा के कारण ज्योतिष, कर्मकांड, वेद, व्याकरण, इन चारों का प्रचुर अध्ययन किया है मैंने, प्रचुर अध्ययन किया है, तार्किक अध्ययन किया है। चूँकि मैं विज्ञान से परास्नातक रहा हूँ, इसलिए मुझे तार्किक रूप से किसी चीज़ का ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है और सिद्धांत को जब तक व्यावहारिक रूप से, मतलब सतही तौर पर जब तक मैं उसका प्रयोग नहीं कर लेता हूँ, दो चार आदमी पर उसका प्रयोग नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, न मैं किसी को बताता हूँ। तो इसलिए जो भी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वह एक अनुभव करके, शास्त्रों के वचन को अनुभूत करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, जैसा कि देखते हैं कि भगवान शिव, उनको क्या कहा गया है? अवघरदानी, अर्थात प्रसन्न हो गए तो वो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि वो भस्मासुर को कह सकते हैं कि भाई तुम वरदान ले लो, तुम जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दोगे वो जल जाएगा। और भस्मासुर ने इसको उन्हीं के ऊपर आजमा दिया, भगवान शिव के ऊपर भी। अतः वो क्या कब कह देंगे कोई पता नहीं, किसको कब क्या लाभ दे देंगे वो सोच आगे पीछे नहीं सोचते हैं। ऐसी ही स्थिति इस बार ग्रहमंडल में प्रस्तुत होने जा रही है। ग्रहमंडल में इस बार वही स्थिति प्रस्तुत होने जा रही है। शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, इन्हीं की प्रधानता हो रही है वर्तमान समय में। देखिए, अब इसको चाहे कलिकाल की महत्ता कह लीजिए, वर्तमान समय को कह लीजिए, या भूकेंद्रीय या भकेंद्रीय विक्षोभ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ राशियां इससे विशेष रूप से संपन्न हो जाएंगी, चाहे वो धन के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, यश के रूप में हो, कीर्ति, ख्याति आदि, चाहे भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख कह लीजिए, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रही हैं और ये दे के जाएंगे। और बिल्कुल अनपेक्षित लाभ दे करके जा रहे हैं ये लोग। और आपको ज्ञात होगा कि शनि
गुरु, राहु, केतु, ये सब लंबी अवधि तक एक राशि पर चलते हैं, लंबी अवधि तक। तो इस प्रकार ये जो अपने गोचर काल में कुछ प्रभाव दे जाते हैं, वह एक लंबे समय तक बना रहता है। ये जैसे बुध हो गया, चंद्र हो गया, शुक्र हो गया, ये क्या है? मासम शुक्र बुधादित्या शांघ्रित दीना द्वयम शशि। ये लोग 1 महीने तक लगभग रहते हैं एक राशि पर, 2.25 दिन केवल चंद्रमा रहता है एक राशि पर, किंतु ये 2.5 साल तक रह जाते हैं एक एक राशि पर। तो इसलिए इनका जब जो प्रभाव डालते हैं, तो ये इनका प्रभाव जो इनके गोचर काल तक है, अर्थात 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष जो भी है, वो जब पड़ता है तो उसका प्रभाव एक लंबी अवधि तक चला जाता है और इतना लंबा प्रभाव हो जाता है कि आदमी का जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि जब एक लंबे अरसे तक, जैसे होता है ना कि किसी पशु को आप खूंटे में बांधिए, रोज रोज बांधिए, मतलब उसको रस्सी लगा करके बांध दीजिए, उसको खूंटे पर ले जा करके, और रोज रोज बांधिए, तो उसके बाद उसकी आदत बन जाती है और रस्सी नहीं भी लगाएंगे तो वो अपने खूंटे के पास जाकर के बैठ जाता है। तो वही स्थिति इनकी हो जाती है कि जब इनका प्रभाव एक बार उत्पन्न हो जाता है तो एक लंबी अवधि तक चलता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको विशेष बात। 1 अप्रैल वर्ष 2025 को मीन राशि में पंचग्रही योग उपस्थित हो रहा है। पंचग्रही का वो खष्टग्रही योग कह लीजिए। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और आगे चलकर चंद्रमा भी आ जा रहा है। तो वैसे तो क्या कहा गया है कि एक रासौ यदा जात्वा चत्वारि पंचवाग्रहाः प्लावयन्तीं महीम सर्वा रुधिरेण जलेन वा, कि इसका बहुत ही विकराल प्रभाव पड़ता है। तो ये तो ठीक है, बिल्कुल सही सत्य बात है, लेकिन किस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, भूमि पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भूमि पर किस भाग में? समूचा भूखंड पर तो नहीं, किस भूभाग में? अब जहां पर उसकी क्रांति वृत्त होगी, जैसे मीन राशि है तो मीन राशि हो गई, और मीन राशि के 7वें हो गई आपकी कन्या राशि, मीन राशि के 10वें हो गया धनु राशि, और मीन राशि के 4थे हो गया मिथुन राशि। इन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, इन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। अभी एक बात मैं बताऊं कि ढेर सारा वीडियो आप देखे होंगे, उसमें आता है ये शीर्षक करके, माला माल हो गया वृषभ राशि को, लाभ ही लाभ है, दोनों हाथ में लड्डू है। और मैं कहता हूं कि वृषभ राशि वालों को बहुत ही अत्यधिक संकट से गुजरना पड़ेगा। राहु शनि आदि हैं, वो लाभ दे रहे हैं, लेकिन जानते हैं राहु से लाभ, गुरु से लाभ हो अलग है, शुक्र से लाभ हो अलग है, चंद्रमा से लाभ हो अलग है, बुध से लाभ हो अलग है, किंतु राहु और शनि से यदि लाभ हो तो यूं समझ लीजिए कि इनका लाभ भविष्य के लिए बहुत घातक हो जाता है, तत्काल भी घातक हो सकता है, क्योंकि ये अवैध तरीके से, अवांछित, इल्लीगल जो है, ये लाभ देते हैं और ये संकट खड़ा कर देते हैं। पारिवारिक संकट, सामाजिक संकट, अदालत वगैरह के संकट सब खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए वृषभ राशि वाले ज़्यादा प्रसन्न न हों। लाभ उनको है, लेकिन लाभ के 1000 गुना उनको क्षति है, हानि है, ये भी ध्यान दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ कि इससे विशेष लाभ किसको होगा। ये पंचग्रही या खष्टग्रही जो कह रहे हैं, इससे विशेष लाभ किसको होगा, ध्यान दीजिएगा। ये मकर राशि जो है, मकर राशि को इससे विशेष लाभ होगा, कई तरह का लाभ होगा। एक तो मकर राशि का स्वामी शनि, और मकर राशि में उच्च का होने वाला मंगल, मकर राशि में उच्च का होने वाला मंगल, और मंगल पर, मकर राशि पर मंगल की उच्च दृष्टि हो रही है। मकर में मंगल उच्च का होता है। मकर राशि से तीसरे पड़ रही है मीन राशि, पराक्रम भाव।
तो ये सारे राशियों का इकट्ठा होना मकर राशि के लिए अत्यधिक लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसमें उसको धन लाभ तो है, पराक्रम, साहस बढ़ेगा, निर्भीक रूप से, मतलब उसके सामने कोई आएगा, कोई सहयोग देगा न देगा, लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि उसमें लोग मजबूर होकर के सहयोग देंगे, लोग उसके पास आएंगे सहयोग देने के लिए। इसके अलावा मकर राशि का जो कुछ काम रुका पड़ा है, विशेष रूप से धन जो रुका पड़ा है, फंसा है, वह अनायास ही आना शुरू हो जाएगा, या इस तरह करिए कि लोग डर के मारे या जैसे भी हो वो आपको वापस करना शुरू कर देंगे मकर राशि वालों के लिए। अब आता है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शत्रुओं का नाश होगा, यानी जो उसके खिलाफ रहे हैं सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। रोग से गला छूटेगा, रोग से गला छूटेगा तुला राशि का। तुला राशि को विशेष लाभ है इससे। अभी इसकी विशेष हानि कन्या राशि को विशेष हानि होगी, सिंह राशि को विशेष हानि होगी, कर्क राशि का भाग्योदय होगा, कर्क राशि का भाग्योदय होगा। वैसे मैं बता दूं कि भाग्योदय होगा, लेकिन इसको संघर्ष और व्याधि बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि इसी पर जो मंगल हैं वो वक्री होकर के आ जा रहे हैं कर्क राशि में, कर्क राशि में नीच के होते हैं। और लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि कर्क राशि से दसम भाव के स्वामी, कर्क राशि से दसम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, और ये कर्क राशि से पांचवें भाव के स्वामी अर्थात वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो दोनों शुभ भाव के स्वामी मंगल होकर के और कर्क में बैठे हैं, इसलिए विशेष कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि एक तो इसमें वक्री हैं, कर्क राशि में वक्री हैं, और कर्क राशि से दोनों शुभ स्थानों के केंद्र और कोण भाव के स्वामी मंगल इसमें आकर के बैठे हैं, इसलिए किसी विशेष तरह के हानि की संभावना नहीं होगी। अभी ये आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक राशि वाले देख लेंगे, प्रत्येक राशि वाले कई किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, जो राशि वाले देख रहे होंगे इसको वो लोग नोट कर लेंगे, इसको एक तरह से नोट कर लेंगे। मैं बता दूं आपको कि उस समय में 1 अप्रैल 2025 को मैं प्रत्येक राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ कि अपना वो लोग थोड़ा ध्यान से देख लेंगे कि मीन राशि में बता दिया सूर्य बुध राहु शुक्र शनि, ये 5 ग्रह किसमें, मीन राशि में। तो मैं इसके पहले मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि जैसे मान लीजिए किसी की, जैसे वृष राशि वाले हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कि गुरु शुक्र और चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, गुरु शुक्र और चंद्रमा ये तीनों ही ग्रह लाभ देते हैं सदा सदा, ये कारक होते हैं सदा सदा। अरे ये क्या नाम है, पाप फल वाले होते हैं ये सदा सदा। ये गुरु, सूर्य और शुक्र और चंद्र, वृष राशि वालों के लिए गुरु शुक्र और चंद्र। अब आप देख लीजिए, वृष राशि का स्वामी ही शुक्र है, लेकिन फिर भी ये पाप फल देने वाला है वृष राशि के लिए। ये महर्षि पराशर ने कहा भी है कि जीव शुक्रेंदव पापा शुभौ शनि दिवाकरौ राजयोग करो मंदो ज्यों अल्पशत फलदो भवत। ये एक सीधा लोग जान जाते हैं, अरे राशि का स्वामी शुक्र, ये तो सदा फल दे, बिल्कुल नहीं। वृष राशि का स्वामी शुक्र होकर के भी ये पाप फल देने वाला होता है। ये अस्थाई बात बता रहा हूं, अस्थाई बात। अच्छा, इसमें सूर्य और शनि ये दोनों जो हैं हमेशा अच्छा फल देंगे, हमेशा अच्छा फल देते हैं, इनके लिए कारक होते हैं, अच्छा फल देते हैं। बुध समय के अनुसार अपना
चलते चलते जैसे आएगा वैसे फल देगा, इसलिए ये आधा शुभ आधा अशुभ। इसके अलावा गुरु शुक्र और मंगल मारक होते हैं, ये इन्हीं से ये मारक होते हैं, इन्हीं से ये मारक की स्थिति उत्पन्न होती है। ये किसके लिए है? वृक्ष राशि वाले के लिए। वृक्ष राशि वाले इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं क्योंकि मैं इसको आगे बताऊंगा तो उसमें ये उनके लिए काम आएगा, वो अपना स्वयं समझ जाएंगे। अब देख लीजिए, मिथुन लग्न के लिए मंगल गुरु सूर्य, मंगल गुरु सूर्य ये सदा पाप फल देने वाले होंगे, सदा पाप फल देने वाले होंगे। केवल शुक्र ही जो होता है, एकमात्र ग्रह शुक्र जो होता है वो हर अवस्था में शुभ फल देगा। शनि जो है ये मिथुन लग्न के लिए नवमेश होता है, और अगर कहीं गुरु से संयुक्त हो गया, गुरु से संयुक्त हो गया तो यह बहुत बड़ा एक योग बनाता है, बहुत उत्तम प्रबल योग बनाता है। अगर शनि से युक्त है तो कौन? मिथुन लग्न वाले। इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जब सब का खत्म हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, फिर वो अपने आप देखेंगे कि उनके लिए ये कितना फल दे रहा है और कैसे इनको लाभ या हानि मिल रही है। अब कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र और बुध, कर्क राशि वाले के लिए शुक्र और बुध ये दोनों पाप फल देने वाले होंगे। चंद्र मंगल तथा गुरु, चंद्र मंगल तथा गुरु ये शुभ होते हैं और एक कारक होते हैं, सदा शुभ फल देते हैं। मंगल तो खैर इसका पूर्ण योग कारक होता है, मंगल पूर्ण योग कारक होता है। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मंगल कर्क में नीच का होता है, किंतु फिर भी पूरा ये कारक योग देखिए बताता है कि भार्गवेंद्र सुतौ पापौ चंद्रार गुरव शुभा भूरि सौख्य करो भौम पूर्ण योग विधायक हंता शनिस्तथा सूर्य फलद संगतेर्वशात फल में तन निगदितम कर्क लगने तू जन्म। अब ये मैं बता दूं आपको कि कर्क राशि का मंगल नीच का होता हुआ भी पूर्ण योग कारक होता है, पूर्ण योग कारक होता है। शनि मारक होता है तथा सूर्य जो होता है वो साहचर्य अर्थात अच्छे ग्रह के साथ पड़ा गया, कारक जो ग्रह के साथ पड़ गया तो उत्तम फल, अन्यथा अशुभ फल। ये किसका रहा है? कर्क राशि वाले का। अब ये आता हूं मैं आपको सिंह लग्न, सिंह जो राशि है, सिंह राशि वाले का बुध शुक्र शनि ये तीनों पाप होते हैं। बुध शुक्र और शनि ये तीनों पाप ग्रह होते हैं। किसके लिए? सिंह लग्न के लिए। बुध शुक्र और शनि, बुध शुक्र और शनि, ये जो मैं बता रहा हूं ये आप अपनी अपनी राशि का नोट कर लेंगे। तो जो मैं आगे बता रहा हूं ये जो आ रहा है ग्रह जो कैसे बैठे हैं, तो उनके अनुसार आप स्वतः समझ जाएंगे कि आपका ये फल कैसा होगा आपके लिए कि उस राशि वाले के लिए। सूर्य जो है शुभ होता है, सूर्य हमेशा शुभ फल देगा सिंह राशि वालों के लिए। गुरु और शुक्र देखिए, ये अपना सिंह लग्न से गुरु और शुक्र दोनों जो है ये कोणेश होते हैं, त्रिकोणेश होते हैं, केंद्रेश होते हैं, किंतु ये फिर भी शुभ फल नहीं देंगे। शनि जो है क्योंकि सप्तमेश होता है तो ये मारक होगा, और चंद्र ये तो व्यय भाव का स्वामी होता है, 12वें भाव का, उससे तो इसके सिंह लग्न के लिए तो अब ये साहचर्य जो जिसके साथ बैठेगा, बुध के साथ बैठा, गुरु के साथ बैठा, योग कारक ग्रह के साथ बैठा तो अच्छा फल देगा। गुरु योग कारक ग्रह के साथ मतलब कि जैसे सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया बहुत अच्छा फल देगा। जबकि कहेंगे कि सूर्य के साथ तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, उत्तम फल देगा। अब आगे चलिए कन्या लग्न के लिए मंगल गुरु और चंद्र। कन्या लग्न के लिए मंगल गुरु और चंद्र ये तीनों पाप फल देने वाले होंगे। मंगल गुरु और चंद्र ये तीनों पाप फल देंगे। बुध और शुक्र ये हमेशा इसके लिए शुभ फल देंगे। बुध और शुक्र इसमें फल देने वाले होते हैं, अच्छा फल देने वाले होते हैं। अब आप कहेंगे कि कन्या में तो शुक्र नीच का हो जाता है, यही तो बात है, किंतु ये योग कारक है शुक्र और ये हमेशा उत्तम फल देगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि शुक्र और बुध ही योग कारक होते हैं, अन्यथा शुक्र मारक भी होता है
और सूर्य जो है वो अपना साहचर्य से, मतलब जैसे जिसके जिसके साथ होगा, जैसे जैसे भाव में होगा वैसे फल देगा। सूर्य का कोई अपना विशेष अलग से पृथक फल नहीं होगा। अब आ जाता है आपको तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए गुरु सूर्य और मंगल, गुरु सूर्य और मंगल ये तीनों पाप फल देने वाले होंगे। शनि बुध, ये शनि और बुध शुभ फल देंगे। खैर शनि तो इसमें उच्च का होता ही है तुला में, तो शनि और बुध शुभ फल देंगे। चंद्र और बुध ये दोनों योग कारक होंगे। इनसे योग, ये दोनों जो है ना योग, ये बहुत अच्छा योग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट किए रहिएगा। मैं आगे जो बता रहा हूँ उसमें आपको इससे लाभ मिलेगा समझने में ही, और आपको फल समझने में कि मेरा क्या होगा। मंगल जो है, मंगल और ये गुरु, ये दोनों जो है ये मारक होते हैं। शुक्र कोई अच्छा बुरा फल, ये सामान्य होता है। शुक्र जो है वृश्चिक के लिए, शुक्र बुध और शनि, वृश्चिक के लिए शुक्र बुध और शनि तीनों पाप फल देने वाले होंगे। गुरु और चंद्र ये दोनों शुभ फल देंगे। गुरु और चंद्र शुभ फल देंगे। फिर वही बात आ गई कि वृश्चिक लग्न में चंद्रमा तो नीच का होता है। ये ज्योतिष है, ये इसमें आप एक लकीर का फकीर बन जाएंगे और बाकी नहीं पढ़ेंगे तो ज्योतिष का फल नहीं कथन होगा। अब गुरु और चंद्र शुभ फल हो जाएंगे। देख लीजिए, इसमें महर्षि पराशर ने कहा भी है कि शुक्रविद सौरयः पापा शुभौ गुरु निशा करौ सूर्या चंद्रमसावेव भवेताम योग कारकौ समो भौमो असुरेज्याद्या मारका शुभ शुभेतरा फलमेतद दलौ जन्मोतो ही समुदीरीतम। ये स्वयं ऋषि पराशर जी ने भी कहा। तो अभी ये देख लीजिए, गुरु और चंद्र शुभ फल देंगे। चंद्रमा नीच होते हुए भी शुभ फल देगा वृश्चिक लग्न में। सूर्य और चंद्रमा योग कारक भी हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा योग कारक भी हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, गुरु और चंद्र के साथ मिल गए तो योग का बहुत बड़े योग देने वाले हो जाते हैं। इसलिए गोचर में ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति जो ही आपके पास आती है, आप समझ लीजिए कि माला माल हो गए। मंगल का कोई विशेष फल नहीं, योग सामान्य होता है, न कोई बहुत बुरा न कोई बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र मारक होता है, शुक्र जो है इसके लिए मारक होता है वृश्चिक के लिए। अब आता है धनु राशि के लिए। धनु राशि में केवल शुक्र ही एक अकेला है जो पाप फल देने वाला होगा। धनु राशि में अकेला शुक्र ही है जो पाप फल देने वाला होगा। मंगल और सूर्य दोनों शुभ फल देंगे। सूर्य और बुध ये दोनों योग कारक हो जाते हैं, इनसे बहुत उत्तम योग बनता है। शनि मारक होता है, गुरु का कोई विशेष मतलब अच्छा या कोई विशेष बुरा नहीं होता है, सामान्य रूप में सम पड़ा होता है। शुक्र में मारक के लक्षण जरूर आ जाते हैं, योग के अनुसार शुक्र में मारक के लक्षण जरूर आ जाते हैं। अब मकर लग्न के लिए मैं आता हूँ। मकर लग्न के लिए मंगल गुरु और चंद्र, मकर लग्न के लिए मंगल गुरु और चंद्र ये तीनों पाप फल। देख लीजिए, मंगल गुरु और चंद्र तीनों पाप फल, जबकि मंगल मकर में उच्च का होता है। ध्यान देते चलिएगा, मंगल मकर में उच्च का होता है। कुज जीवेन्द्र पापा शुभौ भार्गव चंद्रजौ स्वयं हंता न मंदः शान निघ्नत्यारादयो शुभा। ज्योतिष का एक पकड़ लिए, एक पूंछ तो उससे नहीं होता है। आधा पढ़ लिए तो आधा ज्ञान, आधी जानकारी के कारण द्रोणाचार्य को मरना पड़ा था। युधिष्ठिर ने बोल दिया कि अश्वत्थामा मरो, बस वो इतना ही सुने, आगे वाला नहीं सुने। क्या? नरो वा कुंजरो, ये वो नर था या कुंजर, मानव था या हाथी था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अश्वत्थामा मर गया। और अश्वत्थामा उनके लड़के का नाम था, द्रोणाचार्य के। द्रोणाचार्य लड़ाई में थे, सेनापति थे। जब उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मरो तो नरो वा कुंजरो वो नहीं सुने, क्योंकि उसी बीच में अपना पांचजन्य शंख बजा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, और आधी बात छिप गई थी। और द्रोणाचार्य जो है शस्त्र रख दिए नीचे, अर्जुन उनको मार डाले। तो इसलिए आधा ज्ञान नहीं रहना चाहिए कि एक तरफ पढ़ लिए कि इसमें उच्च का होता है, मंगल तो उच्च का होता है, सदा उच्च फल देगा। अब आप स्वयं देखिए, महर्षि पराशर, ज्योतिष पितामह महर्षि पराशर, जिनको माना जाता है कि उन्होंने ज्योतिष का प्रवर्तन ही लगभग किया था, लगभग, तो वो कह रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि मकर लग्न के लिए मंगल गुरु और चंद्रमा ये तीनों पाप फल देने वाले हैं। बुध और शुक्र मकर राशि वालों के लिए शुभ फल देंगे।
शुभ फल देंगे, जबकि स्थिति और स्थान के कारण मंगल मारक भी हो जाता है। जैसे मारक स्थान में आएगा तो मारक हो जाता है। शनि लग्नेश होने के कारण मारक नहीं होता है, नहीं तो अच्छा अगर लग्नेश नहीं तो मारक हो जाता है, लेकिन मारक नहीं होता है। और सूर्य सामान्य फल देता है, और शुक्र योग कारक ग्रह के जो उत्तम बहुत, जैसे योग कारक वही है, किसी योग कारक ग्रह के साथ पड़ गया, जैसे बुध के साथ पड़ गया तो बहुत बड़ा योग दे देगा, प्रबल योग हो जाएगा। अभी कुंभ के लिए गुरु, चंद्र और मंगल ये तीनों पाप फल देने वाले होते हैं। शुक्र और शनि दोनों शुभ फल देने वाले होते हैं। शुक्र बुध दोनों का संबंध अगर है तो ये राजयोग कारक, उत्तम राजयोग कारक हो जाते हैं। मंगल जो है गुरु मारक हो, गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों मारक हो जाते हैं स्थिति के कारण। आगे चलिए मीन के लिए। मीन लगने के लिए शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, बुध ये पाप फल देने वाले थे। 4 ग्रह शनि, शुक्र, सूर्य और बुध ये पाप फल देने वाले होते हैं। शुक्र जो है ध्यान दीजिएगा मीन राशि में उच्च का होता है, लेकिन ये पाप फल देने वाला होता है। मंगल और चंद्रमा ये दोनों शुभ फल देने वाले होते हैं। मंगल गुरु का योग बहुत बड़ा उत्तम हो जाता है। देख लीजिएगा मंगल गुरु का योग, जो ही आपका चलित में मंगल गुरु आएगा मीन राशि वालों के लिए, तो ये समझ लीजिए कि उसमें उत्तम योग बन गया और मालामाल हो गए आप। मंगल जो है द्वितीयेश होने के कारण मारक होना चाहिए, दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण मारक होना चाहिए, किंतु नहीं, ये मारक नहीं होगा। बुध और शनि मारक होते हैं, बुध और शनि मारक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 12 राशियों का मैं बताया। अब देख लीजिए 12 राशियाँ जो है किन के लिए ये फल। अब जैसे देख लीजिए मीन राशि में बताया मैं आपको 1 अप्रैल 2025 को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु 5 ग्रह आ गए। अब जैसा कि आपको पता होगा शनि, शुक्र, सूर्य और बुध, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध मीन राशि के लिए क्या होते हैं? ये चारों पाप फल देने वाले होते हैं। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, मीन राशि वालों की 7.5 भी शुरू हो 7.5 भी चली, 7.5 भी चल रही है। मीन राशि वालों के लिए 7.5 भी चल रही है। मीन राशि के लिए शनि, शुक्र, सूर्य और बुध ये चारों पाप फल देने वाले होते हैं। और शनि, शुक्र, सूर्य और बुध देख लीजिएगा अभी आ गए हैं 1 अप्रैल 2025 को मीन राशि में। मंगल और चंद्र शुभ फल देने वाले, मंगल और चंद्र शुभ फल देने वाले जो कारक होते हैं। अभी देखिए ये मीन राशि का 5वें मंगल है, और 4 दिन बाद चंद्रमा भी उसके साथ आकर के उत्तम योग बनाएगा, धन संपदा का विशेष लाभ जो कारक हो गया। मंगल जो है चलते चलते गुरु में तो अभी नहीं आया है, लेकिन मंगल जो है ये गुरु से तीसरे या मंगल से 11वें, तो इस तरह से ये गुरु और मंगल भी इसके लिए शुभ हो गए हैं। तो इसलिए ये जो शुरुआत जो हो रही है, ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ कि ये कितने लंबे समय तक ये फल देंगे, कितने लंबे समय तक ये फल देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जिनके लिए मैं बताया कि उनकी ये ग्रह कहाँ पर हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपकी राशि में क्या गुजरेगा। मीन राशि में ये हैं, वृष राशि में गुरु हैं 1 अप्रैल 2025 को, मिथुन ये अपना कर्क राशि में मंगल हैं वक्री होकर के नीचे के, 7वें कन्या राशि में केतु हैं। और ध्यान दीजिएगा इस तरह से यह एक तरह से ये लगभग काल सर्प योग इकट्ठा हो जा रहा है मीन राशि के लिए। ठीक इसी तरह वृषभ राशि के 11वें भाव में ये 5 पड़ रहे हैं। अक्षुण लाभ, लेकिन हानि भी उतनी ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई। खैर ये बता रहा हूँ कि आपने जो देखा होगा कि मैं हर राशि का बता दिया कि कौन कौन ग्रह किस राशि के लिए हैं, और ये
अब देख लीजिए कि कौन सी राशि में ये पड़े हैं। इसका विशेष विश्लेषण मैं अगले वीडियो में दे रहा हूँ। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अपलोड ही करने में मेरे सारे डाटा खत्म हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, अगला वीडियो देखें, मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। एक बात मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि लोग जो है शास्त्रार्थ करते हैं मेरे साथ, तो शास्त्रार्थ कृपया न करें। मैं न कोई शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, कुछ नहीं। मेरे पास न कोई आश्रम है, न संगठन है, न संस्था है, न कार्यालय है, न मैं कोई व्यापारी, कुछ नहीं। मैं एक सीधा सीधा फौजी आदमी, अभी मैं वर्तमान में किसान हूँ। मैं जो पढ़ा हूँ वो आपको बताता हूँ। शास्त्रार्थ न करें। जो मेरे से विद्वान है, विद्वान रहे, माँ भुवनेश्वरी करे कि उनकी यही विद्वता तर्क वितर्क करने वाली आगे बढ़ती रहे, मुझे कोई से दिक्कत नहीं है। तर मैं हमेशा, इसलिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ इस पर, इस वीडियो पर कि 9889649352। तो इस पर सिर्फ अपनी समस्या लिखिए, तर्क वितर्क न कीजिए, शास्त्रार्थ न कीजिए, मैं नहीं कर सकता। और वीडियो बहुत लंबी हो रही, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं आगे आ रहा हूँ।